हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भारतीय भवन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 7, जिनका नाम है कृषि संसाधन। अच्छा, कृषि संसाधन के बारे में हम खूब अच्छे तरह से समझ लिए थे कि भारत में कृषि संसाधन का क्या महत्व है, इसको कृषि संसाधन क्यों कहते हैं, साथ ही साथ भारत में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, उनके उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं, उनके प्रमुख क्षेत्र, इसका हमने विस्तार से चर्चा किया था। जैसे हमने प्रमुख चावल जो हमारी खदानें हैं, उनके बारे में बताया था कि हमारी भौगोलिक दशा में कितनी तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, फसल ऋतुएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुआ था। अगर आप वो वीडियो देखे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन समझने से पहले उस वीडियो को देखिए। क्या होगा कि जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ना आंसर घूमने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर घूमने लगेगा, तो इसलिए पहले उस वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगी। अच्छा, देख लिए तो चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल है, सुनेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे। कहते हैं, ये जीवन एक युद्ध है, ये जीवन एक युद्ध है, चाहे जमाना विरुद्ध है। मरना भी नहीं है, पर रन छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, ये संघर्ष के दिन है, ये संघर्ष के दिन है, ये बात अपने दिल को बताए रखना यकीन तुम खुद पर, और भरोसे का ज्योत जगाए रखना। मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनिएगा, कुछ बच्चे ना वास्तव में ढकलेल है ये हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं, तो हम लोग चलते हैं। यानी कहने का अर्थ है, क्या समझे, आपके जो है ना अभी जो समय है, वो क्या है, कौन सा दिन है भाई, तो संघर्ष के दिन है। संघर्ष का मतलब क्या, आप पढ़ रहे हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी गौर करके देखिएगा, सुनते हैं हम ऐसा कि 1 लाख अगर सीट होती है या 50,000 वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ 23 लाख 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड लिखिए ना, नीट का एग्जाम भारत सरकार सरकारी हॉस्पिटल में कितनी सीट देती है, तो मात्र 50,000। लेकिन बच्चे कितने सीट भरते हैं फॉर्म, 23 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 24 लाख बच्चे फॉर्म। यानी कहने का अर्थ है कि एक सीट के लिए कम से कम 50 व्यक्ति, 60 व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं। उतना व्यक्ति से लड़ना पड़ता है, तो संघर्ष का दिन नहीं हुआ क्या। एक बार पिछले साल, यानी इससे पीछे की बात कर रहे हैं, 1,10,000 1,10,000 रेलवे में वैकेंसी निकली थी। रेल में जब वैकेंसी निकली 1,10,000, तो हम लोग देखे कि 32 लाख बच्चा फॉर्म भर दिया। अब बताइए, 1 लाख के लिए 32, यानी एक सीट के लिए 32 आदमी लड़ रहे थे, उसमें लड़ना पड़ता है मेरे भाई। तो संघर्ष का दिन नहीं हुआ, बहुत बड़ा संघर्ष है। उसको हरा करके, 32 को हरा करके सब सीट पकड़ना पड़ता है, इसलिए संघर्ष के दिन है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि सबको हरा सके हम। चलिए बाजी, तो कुछ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, सुनिएगा। भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का क्या महत्व है, कृषि की विशेषता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात देखो, क्वेश्चन क्या कहा, भारतीय अर्थतंत्र। भाई, अर्थतंत्र का मतलब क्या, आमदनी। आमदनी, कृषि से कैसे आमदनी होता है, ये पूछ रहा हमसे। तो कोनो बात नहीं, लिख देंगे कि भारतीय कृषि का अर्थतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। देश के लगभग 53.8% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है, प्रत्यक्ष रोजगार देती है। एगो तो ये हो गया अर्थतंत्र, इतना लोग उसे कमा रहा है ना भाई, रोजगार का मतलब कि इतना आदमी कमा रहा है। अच्छा, एक, अब दूसरी बात, बहुत सारे अपने यहाँ कृषि आधारित उद्योग, उस उद्योग के लिए कच्चा माल दे रहा है,
उस उद्योग में लेबर स्टाफ खट रहा है, उस सब का रोजगार किससे चल रहा है? तो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से। अगर खेती नहीं होगा तो वो फैक्ट्री चलेगा? जैसे कपड़ा फैक्ट्री रखी है, उद्योग, कपड़ा उद्योग, तो वो चलेगा? बताओ। कपास नहीं हो तो उसमें लगे हुए हैं जितने मजदूर, वो हम अगला चैप्टर में देखें, निर्माण उद्योग वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 लाख लगभग लोग लगा हुआ है, तो 3 लाख लोग बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, दूसरा हमारा गन्ना उद्योग यानी चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है भाई? खेती से जाता है ना। तो खेती ना होगा तो कैसे होगा? तो कृषि से ही ना आमदनी हो रहा है, वहां चल रहा है, तो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है कि नहीं दे रहा? आमदनी हो रही कि नहीं हो रही है उससे? चलिए, इसके अलावा ये तो दूगो हो गया। तो पहला तक ये है 53.8% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उद्योग जो कृषि आधारित उद्योग हैं, इन उद्योगों को चलने के लिए कच्चा माल देती है, इससे भी आय होती है, तो दूगो। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे उत्पाद हैं जिसको हम लोग विदेश भेज देते हैं, इससे भी विदेशी मुद्रा आती है, जिसमें हमने बताया था कपास है, कुछ अनाज है, कुछ मसाले हैं और पेय पदार्थ है, नहीं? तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं? विदेश के देश भेज देते हैं, तो इससे आमदनी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अर्थतंत्र में मदद कर रहा है कि नहीं? कितना कर रहा है? 13.7%, नहीं? इतनी हमारी अर्थतंत्र में इसका योगदान। तीनों के बारे में लिख देंगे ना? तीनों के बारे में लिख देंगे ना? कोई डाउट? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का क्या महत्व है। हो गया। अब चलिए, कृषि की विशेषता। अब हमारे यहाँ जो खेती होती है बउआ, उसकर क्या विशेषता है? बताओ, कृषि का क्या महत्व है? तो सबसे पहली बात, 140 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराती है भाई। एक विशेषता कर ये है, सबसे खासियत। अच्छा, दूसरी विशेषता, हमारे यहाँ कई तरह की कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागानी कृषि, गहन कृषि, इत्यादि इत्यादि, है ना? गहन कृषि क्या है भाई? बता ही दिए थे, खेत को खाली छोड़ते ही नहीं है, ये हमारी। चलिए, इसके अलावा हमारे यहाँ नगदी फसल से लेकर खाद्यान्न से लेकर के अन्य प्रकार के पेय, रेशे, मसाले, फल इत्यादि सब प्रकार की खेती होती है। ये सब हमारी खासियत है। किसी देश में जाएंगे ना तो अनाज होता ही नहीं है, दूसरा देश से खरीदता है, तब होकर भरपेट भोजन चलता है। अपने यहाँ सब कुछ है क्या? किसी चीज की कमी होती है क्या? ये हमारे कृषि की विशेषता है कि हर प्रकार की कृषि करते हैं। कृषि के कई प्रकार भी हैं हमारे यहाँ। किसी को दिक्कत समझने में? एक क्वेश्चन, सब लोग समझ गए? आगे चलें? चलते हैं नेक्स्ट नंबर। बुआ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझना। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान की समीक्षा। ए भाई, पहला जो क्वेश्चन कहा ना, ओकरे में आधा फिर से काट के यहाँ लिख दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी राष्ट्रीय नहीं कह के क्या कहा? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान? अभी जस्ट तो पढ़े हैं, 3 गो योगदान तो देखबे किए थे। क्या बताओ? सबसे पहली बात कि देश के 70% आबादी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से है 53.8%, अब बाकी जो बच गया इधर 16-17%, वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कुछ लोग परिवहन में लगे हुए हैं, कुछ लोग उद्योग में लगे हुए हैं, नहीं? तो ये यानी कुल मिलाकर के देश का 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। यानी इतनी बड़े लोगों को वो रोजगार दे रही है ना भाई, एक नंबर। इतना परिवार तो भरण पोषण कर रहा है ना कृषि से। ये हो गया एक। दूसरा योगदान, हम लोग पढ़े कि बहुत सारे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अच्छा, उद्योग खुलने से फायदा क्या होता है? रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उद्योग खुलने से, जैसे हम अगर मुख्यमंत्री बन गए मान लीजिए कभी, सुनेगा, तो प्रत्येक जिला में कम से कम 1-2 फैक्ट्रियां तो जरूर लगा देंगे। ठीक है? अब आप कह रहे हैं कि कैसे होगा? अरे कैसे होगा वो हम समझ रहे हैं ना, होगा, जरूर होगा। ठीक है? फैक्ट्रियां लगा देंगे,
तब मान लीजिए एक फैक्ट्री में कम से कम 5,000 एक दो लगा दिए तो 10-10 हजार लोगों का रोजगार हो गया। इसके अलावा फैक्ट्री लगने से और सारे लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से भी काम मिल जाता है। कोई परिवहन में लोग ट्रक के बस चलावेगा, ओकरे में कुछ वहां पर बगल में चाय नाश्ता का दुकान शहर हो जाएगा। रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो इस तरह से फैक्ट्री खोलने से रोजगार। अब कृषि से क्या हो रहा है कि फैक्ट्री खुल रही है, कच्चा माल है तो उद्योग लग रहा है, तो उद्योग लग रहा है तो क्या हुआ, उससे रोजगार के अवसर बढ़ रहा है ना, तो इतना लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। चलिए, तो कृषि से ये। और सबसे बड़ी बात क्या है बुआ जी, कि हम लोग खाने पीने के बाद इतना ना उत्पादन कर रहे हैं कि बचा बचा के अगर आप भेज देते हैं कहाँ, विदेश। जो सब भूखल है, तेरा पास नहीं है अनाज तो उसको भेज देते हैं यहाँ से। जिसको मसाला चाहिए तो भेज देते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि हमारी उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, मैंने बढ़ भी रही है, आमदनी भी उधर से आ रहा है, नहीं हो रहा। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान। कोई दिक्कत? जो पहली वाली समझे थे उसी को दूसरा में तनका आधा लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बुआ जी पढ़िए, देखिए ये क्या कह रहा है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति। जैसे पहली बार हम लोग पढ़े थे चावल वाला, तो अब दूसरे दिन पढ़े, सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़े थे गेहूं वाला, नहीं जी। तो गेहूं की खेती के लिए क्या क्या चाहिए? भौगोलिक दशा। तो लिखेंगे गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशा निम्न है। नंबर 1 तापमान। लिखेंगे गेहूं की कृषि के लिए तापमान कम मात्रा में चाहिए, तापमान कम मात्रा। बोते समय 15 से 20 डिग्री, बढ़ने के लिए 10 डिग्री, और पकते समय 25 से 30 डिग्री। 3 रंग के तापमान की जरूरत होती है। देखिए बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर महीना में अपने यहाँ। तो उस समय ना कोई ज्यादा खासा ठंडा नहीं रहता है, हल्का हल्का ठंडा रहता है। अब उस समय हम लोग बुआई कर देते हैं, और जब पौधा 4-5 पत्ती का हो जाता है, समझिए पौधे में वो क्या कहते हैं उसको, अरे उसको मंजरिया कही समझिए उसे, फूल पत्ती जब आने लगती है तो ठंड की जरूरत होती है, कुहासा की जरूरत होती है। यानी उस समय कड़ाके की ठंड होती है अपने यहाँ, यानी कि 7 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री का तापमान। तब एक गेहूं मोटाता है। हमारी मम्मी बच्चा में कहती थी कि इस साल ना गेहूं मतलब नहीं होगा अच्छा। तो हम पूछे काहे भाई? तो कहा कि पाला नहीं गिर रहा है, ठंडा कुहासा नहीं आ रहा है, तो गेहूं कैसे मोटावेगा? तो हमको खोपड़िया में अट गया बात वही दिन से, कि जब कुहासा गिरता है तब गेहूं मोटाता है, यानी ठंडा उसको कम चाहिए ना। अब चलिए, मैंने ठंडा उसको चाहिए 7-8 डिग्री, 10 डिग्री। अब बढ़ते पकते समय जब वो पक जाती है, दौनी का टाइम आता है, तो उस समय देखिए करकराती चिलचिलाती धूप रहती है, नहीं लोग तो ये भोरिए जाता है एकदम 4 बजे भोरिए में, अपना नदी से लाइन लगल रहता है, लोग जाते रहता है। वो इख्तियारपुर वाले सब गेहूं काटने के लिए अपने चौर में देखते हैं, हम लोग बच्चा थे तो देखते थे जाते हुए, सब भोरिए जा रहा है। 11 बजे तक धूप करकरवल हो जाता है तो घूम जाता है, नहीं घूम जाता है। इस टाइम तक यानी उस टाइम में रहता है बहुत गर्मी, 25-30 डिग्री हो जाता है। चलिए, तापमान हो गया क्लियर सब लोगों को। अब चाहिए मिट्टी। तो बउआ जी इसके लिए ना तो चिकनी मिट्टी चाहिए और ना ही काली मिट्टी चाहिए। चाहिए क्या? दोमट मिट्टी चाहिए ना। दोमट जलोढ़ मृदा हो गया। चलिए 2 हो गई। अब चलते हैं तीसरी है, उसके लिए जल। तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, 50 से 75 सेमी वर्षा चाहिए, यानी वर्षा उससे कम। चाहे वर्षा से दीजिए उसको, चाहे पनिया पटाइए, बात वही होती है। हम लोग देखते हैं कि जब पौधे 2-3 पत्ती का हो जाता है, 4 पत्ती का, तब एक बार सिंचाई की जरूरत होती है। एक बार सिंचाई कर दिया, फिर मन हुआ तो एक आध बार और कर दिया, क्या 2 बारी में उसका काम खत्म। मकई में 8 बार होता है, लेकिन गेहूं में कितनी बारी? 1 से 2 बारी। तो उसको आप कह सकते हैं 50 से लेकर 75 सेमी वर्षा। हो गया क्लियर? तो भौगोलिक दशा समझ में आ गई ना। कोई भी फसल का भौगोलिक दशा था कौन कौन चीज? पहले दीजिए तापमान, तब दीजिए मिट्टी, तब दीजिए वर्षा। अब बाकी रह गया मजदूर, तो सस्ता मजदूर लिखना दीजिए। सब में सस्ता मजदूर रहेगा तो फायदे होगा ना। कुशल तकनीक व्यवस्था, जैसे कृषि यंत्र, ये सब लिख दीजिए। किसी को डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण का प्रभाव।
देखिए भारतीय कृषि जब हुई है, अथी सॉरी गलती हो गया, गड़बड़ है। फिर से, भूमंडलीकरण जब हुआ है तो हमरे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भूमंडलीकरण है क्या। हम्म तो भूमंडलीकरण का मतलब हुआ कि भारत के जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे देश जाएंगे, तीसरे देश चौथम देश जाएंगे व्यापार करना, दूसरे देश वाला हमरे यहाँ आए खरीदने के लिए बेचने के लिए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूमंडलीकरण। पहले ये व्यवस्था किसी देशों में नहीं थी, ठीक है। लेकिन कुछ देश के जो नेता लोग थे, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के, नहीं सब विचार किए कि व्यापार को हम लोगों को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ये व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए, भूमंडलीकरण प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो भूमंडलीकरण का मतलब क्या समझ गए, कि जब कोई देश दूसरे देश व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, नहीं, ये बात तो हम समझ गए भूमंडलीकरण। इससे हमारा कृषि का क्या फायदा, खेत उठा के ले गए क्या, नहीं भाई रे। इससे क्या हुआ ना कि हम लोग अपने उत्पाद को दूसरे देशों में जाकर के बेचना शुरू किया। तो दूसरे देशों में हमारी कुछ उत्पाद है जो जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है, वो जाकर के दुनिया के देशों में अपनी पकड़ बना लिया। नहीं, जैसे देखिए हमने एक कंपनी खोली, क्या उसमें 7-8 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है अपने हाथों का, अभी तो हमें बेनिफिट नहीं हो रही है। हमने कई ऑफर भी निकाला है, जैसे हर एक पेटी पर जाजिम दिया, 12 पर हमने एक गिलास दिया, थाली दिया, बिजनेस वाला दिमाग लगाया उसमें, ठीक है ना। तो अभी नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं कि एक भी अगर मार्केट मेरा पकड़ लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 7-8 प्रोडक्ट हैं, उसमें कम से कम 1-2 प्रोडक्ट अगर हमारा मार्केट लॉन्च कर जाए, मार्केट पकड़ ले, ग्राहक खुद मांग करे हमसे कि सर पहुंचाइए, माल खत्म हो गई है, तो मजा आ जाएगा। चलिए उसकी बात है। ठीक सेम प्रक्रिया वही कृषि में हम लोग बहुत सारा चीज उत्पादन करते हैं, और इनमें कुछ ऐसी क्वालिटी की चीजें हैं जो हम लोग दुनिया के देशों में गया बेचने के लिए, जिसमें हमारा मसाला, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बासमती चावल, नहीं, दुनिया के देशों में क्या बना लिया है, पकड़ बना लिया है। अब हम लोग चावल का उत्पादन खूब करेंगे ना, खूब करेंगे ना, हमारा सब कहाँ खींच लेगा सब। इससे कृषि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझिए इसे। क्या दिमाग, गौर करिएगा। जैसे हम लोग खेती करते हैं, चावल की ही खेती करिए, छोड़ दीजिए कुछ की, चावल की खेती, ये विदेश वाला हमसे मांगने लगे, भेजो भाई जल्दी जल्दी खत्म हो गया है यहाँ, तो हम स्टॉक के यहाँ रख लेंगे, कहेंगे अभी ना है, 15 दिन बाद मिलेगा। मार्केट में जब खाली हो जाएगा तो कीमतवा बढ़ जाएगी ऊपर, समझ रहे ना। ऐसे मार्केट का यही रूल ही है, ठीक है। जैसे हमने एक ऐड देखा, निरमा कंपनी, निरमा सर्फ देखे होंगे, नहीं, तो उस व्यक्ति ने जब कंपनी लॉन्च किए थे, तब मार्केट में घर घर जाकर के उन्होंने बेचा था, जैसे हमारी गाड़ियां अभी घर घर जा रही है बेचने के लिए, हम प्रचार कर रहे हैं, हमें बेनिफिट ज्यादा नहीं हो रहा अभी, अगर उसमें कहीं एक भी प्रोडक्ट हो गया तो हो जाएगा। तो वो गए, जब मार्केट पकड़ लिया, एक मतलब ऐड करवा दिए उन्होंने, प्रचार, जब प्रचार करवा दिया तो जब उनकी मार्केट पकड़ ली, हम दुकानदार मांगता था उनसे 20 केजी, तो वो देते थे उनको 10 केजी, कहते थे माले अवेलेबल नहीं। उससे क्या होता था कि मार्केट में ना उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना। परिणाम हुआ कि धीरे धीरे धीरे, ठीक वही बात है कि अगर हमारी दुनिया के देशों में कुछ ही प्रोडक्ट कृषि से अगर गया है, तो हमारी पकड़ वहां पर क्या हो गई है, बन गई है। जिसमें कौन कौन चीज है याद रखिएगा, चावल है, बासमती चावल, मसाले हैं और आयुर्वेदिक दवाइयां। इस क्षेत्र में भूमंडलीकरण के कारण हमारी पकड़ बढ़ गई है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं धीरे धीरे। हाँ चलिए, बुआ जी सुनिएगा, सस्य गहनता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करिए। देखिए, सस्य गहनता का मतलब हुआ कि एक तो सस्य ऋतु हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, मतलब क्या, हमारे भारत में जो खेती की जाती है, खेती करने के लिए कौन कौन से ऋतु हैं भाई, 3 गो ऋतु थी, एगो थी खरीफ,
एगो थी रवि और तीसरा थी जायद। क्या 3 ऋतु है। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है वही तो बताना था। क्या हो तो सस्य गहनता का मतलब वही किसी कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो क्या है तापमान होती है और वर्षा होती है। मिट्टी तो वही रहती है, मिट्टी बदलती थोड़ी है। मौसम बदल जाने से मिट्टी बदल जाती है क्या। मिट्टी तो लिखना ही नहीं है, लिखना कौन सी का है तापमान और वर्षा। अच्छा देखिए अपने यहाँ जब भदवारी का समय होता है यानी कि उसको कहिए आप जून जुलाई का महीना, तब मिट्टी जो खेत में है वही रहेगी, लेकिन तापमान क्या रहता है उस समय ज्यादा रहता है, 25-30 डिग्री रहता है, 35 रहता है, कोई दिक्कत। अच्छा अब वर्षा कितनी रहती है तो 200 250 100 से, 100 से 250 रखिए। क्या उस समय के फसल को ये अच्छा रहता है। जैसे हमारी मौसम बदलती है या जलवायु कहिए उसको, जब बदलती है तो आ जाता है ठंडा का मौसम, तो उस समय तापमान हो जाता है 10-15। वर्षा हो जाती है बिल्कुल शून्य। वर्षा होती है क्या ठंडा में, कभी कभी एक आध दिन तन का हल्का फुहारा, फुहारा गुलाब जल नहीं उतने होता है तो पूरा ठंड मार देती है। चलिए तो कहने का अर्थ है कि हमारी जो फसलें हैं उसको कौन प्रभावित किया मेन रूप से, वर्षा किया तापमान किया। तो यही कह रहा आपसे सस्य गहनता का क्या, सस्य गहनता का मतलब हुआ किसी फसल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो तापमान और वर्षा इसको कहते हैं सस्य गहनता। कोई डाउट। अब लिखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करिए, तब चर्चा कर दी अभी, सिर्फ चर्चा थोड़ी होगा, चर्चा होगा क्वेश्चन वाला। चर्चा करने का मतलब है कि आपको लिखना है, चर्चा करने का मतलब समझ गए। किसी भाई को दिक्कत, चलिए इसी तरह से आप ले लीजिए दूसरे जगह की, अपने दक्षिण भारत में ही ले लीजिए। अच्छा मिट्टी वहां की कैसी भाई, काली है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की बात। तो ठंडा में भी काली रहती है, गर्मी में गोरी हो जाती है क्या, आदमी हो जाता है, ठंडा में तनिए करिया हो जाता है। जैसे देखिए हमारी कुमकुम 5 दिन पर नहाती है ठंडा में, अब मैल छोड़ाती नहीं है, पूरा एगो परत जम जाती है, तनिए करिया नहीं हो जाता, बहुत आदमी करिया हो जाता है ठंडा में। गर्मी के दिन में गोर गोर रहता है, भग 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 करते रहता है। और जो गोर है तो भाई गोरे रहेगा, वो तो करिया होबे नहीं करेगा। सृष्टि, सृष्टि यार को देखिए, उसका गर्मी में हुई इसने, ठंडा में भी हुई इसने। हमको छोड़िए ना, हमरा तो चलिए आई किताब की ओर। कहा थे अभी, महाराष्ट्र में थे और गुजरात में थे। मिट्टी कैसी भाई, काली। अब गौर करिएगा, वहां जब गर्मी का मौसम रहता है तब वहां पर ताप वर्षा कम होती है, वहां पर गर्मी में वर्षा कम होती है। ऐसे भी वर्षा होती है महाराष्ट्र में लेकिन कम होती है। और जाड़े में भी वहां वर्षा होती है, क्योंकि लौटते मानसून से वहां वर्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में फसल को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। तो वहां पर इसी तरह का फसल न लगता होगा जो पानी में तैयार हो जाए ठंडा में भी। क्या समझ में आई बात है। तो किसी फसल को तैयार होने में प्रभावित करता है कौन कौन, तो दो चीज, तापमान और एक वर्षा, इसी को कहते हैं सस्य गहनता। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ भाग रहा है तू। आर्द्रता के उपलब्ध साधनों के आधार पर कृषि के प्रकार की जानकारी दें। शुष्क भूमि या वारानी कृषि की विशेषता। ए बुआदी देखिए हमसे कहा आर्द्रता के उपलब्धति माने पानी के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। तब पानी की उपलब्धि के आधार पर कृषि का अगर वर्गीकरण करते हैं तो पहला होता है हमारी सिंचित कृषि, माने वैसी कृषि जिसमें सिंचाई की जरूरत होती है, जिसमें सिंचाई की जरूरत होती है तो ऐसी कृषि को क्या बोलेंगे हम लोग। अब इसमें भी दो प्रकार की, एक होता है रक्षित और एक होता है उत्पादक सिंचाई। रक्षित का मतलब हुआ कि सिंचाई उसी प्रकार की जाती है जब समय पर वर्षा नहीं हो पाती है, तो इसको कहेंगे हम लोग रक्षित कृषि। जैसे देखिए अपने यहाँ भदवारी वाला कृषि रखिए, मकई को कै गो फसल पानी चाहिए, 8 गो। अभी अपने खेतों में जिस किसानों ने मकई लगा रखा होगा उसको पानी पटाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि वर्षा तो दिन रात हो रही है। क्या कोचिंग आते हैं सुखले सुखले में, जाते हैं इधर से भींग के नहीं जाते हैं, तब वर्षा एकदम परेशान कर रखा है इस साल। लेकिन कोनो कोनो साल ऐसे होता है कि बरसे नहीं हुआ, एगो दूगो हुआ उसके बाद
अल्ले सुखिए गेले। चलिए, तो अब क्या होता है कि ऐसी से फसल की रक्षा के लिए पनिया पटाना जरूरी होता है भाई ना, तो उसको रक्षित कृषि कहते हैं। अब एक होता है उत्पादक कृषि, पानी हो नहीं हो फसल में पानी देना पड़ता है, तो वो कौन कृषि हो गया? उत्पादक। आर्द्रता के आधार पर पहले कृषि हो गई सिंचाई वाली कृषि, तो उसमें दो, रक्षित और उत्पादक। अब चलिए आगे तीसरा, एक होती है आर्द्र भूमि कृषि, यानी इस कृषि में ना वर्षा कम भी अगर रहेगा, नहीं भी हुआ तभी वो खेती हो जाती है। जैसे अपने यहाँ ठंडा वाला में वर्षा हो चाहे नहीं, उसे मतलब किसी को रहता है? खेत वाला किसान को वर्षा हुआ तो भी, ना हुआ तो भी खेती हो जाती है। जैसे गेहूं की बात, हम लोग आशा टकटकी लगेले रहते हैं क्या कि वर्षा होगा, वर्षा हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी, तो ये कहलाता है आर्द्र कृषि। यानी सिंचाई के आधार पर कृषि को कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, आर्द्रता के आधार पर कृषि को कितने भागों में? एक में सिंचाई वाला, एक में बिना सिंचाई वाला। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। कृषि के विकास के लिए किए गए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार का विवरण। बउआ रे, कृषि के विकास के लिए ना हमारे यहाँ बहुत सारा मतलब क्षेत्र बनाया गया है। जहाँ अच्छा, अपने समस्तीपुर जिला में एक कृषि विश्वविद्यालय है, नाम मालूम है उसका क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। नहीं? अच्छा, क्यों बनाया गया होगा? वहां पर अपने गांव का मतलब शाहरुख की बेटी का शादी हुआ, उसी में काम करने वाले एक स्टाफ थे। जो पूषा पूषा है ना, तो पूषा फॉर्म में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर, उसी के लड़के से अपने गांव के एक व्यक्ति हैं जिनके शाहरुख की बेटी से हुआ। तो नहीं होता जब शाहरुख आया, यानी कि लड़का लड़की का मौसा हुए यहाँ अपने गांव का आदमी, तब वो मौसा गए वहां। वहां से जब आए घूम के ना, तो हमको एक दिन कह रहे थे कि सर एक चलिए घूमने के लिए, वहां बहुत स्वर्ग नजर आएगा आपको जब जाइएगा उसमें। तो हमने बोला भाई क्या खासियत है इसी बात? अरे आम तो आपको मिलेगा 56 प्रकार के आम। हाँ, कुछ दिन पहले आया था, अभी एक 15-20 दिन महीना दिन पहले की बात कर रहे हैं। वो आया था, नहीं शादी लगन का टाइम नहीं था, तो लगन का टाइम था तो गया था। तो वहां नहीं होता है कि हमारे पास जो चीज रहेगा खासियत, वो चीज हम दिखाएंगे कि नहीं? नया कुटुंब आया है दिखाएंगे, ये सब। वो ले गया उसको वहीं। एक बहुत बड़ा मंदिर है उसके अंदर में सुंदर सा, एक मकान है उसके अंदर सुंदर सा, एक तालाब है उसके अंदर में, तालाब वो क्या कहते हैं, हाँ उसमें। उस कर्मचारी है तो उसको तो सब आइडिया है, ले गया। कहा कि कितना प्रकार का आम हमको खिलाया गया, कच्ची काट काट के। नाम मत लीजिए सर, चलिए ना कभी ले चलेंगे आपको हम। तो हम भी सोच लिए हैं कि कभी घूमने जाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे। नहीं, कहने का अर्थ है कि भाई सुनिए सुनिए, वहां पर जब जाएंगे ना तो कई तरह की फसलें आपको नजर आएगी। कहने का अर्थ है कि आखिर हम उसका चर्चा काहे किए? अपने यहाँ जो नए नए बीज तैयार किए जाते हैं, उन्नत नस्ल वाली बीज, ये कौन कर रही है? कृषि विश्वविद्यालय। वही तो पूछ रहा है ना, कृषि के विकास के लिए किन नए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तो हमारे यहाँ कृषि के विकास के लिए क्या बनाया गया? कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। नहीं, परिणाम हुआ वहां पर उन्नत नस्ल के बीज तैयार किए जाते हैं। जैसे हम सब पढ़ते हैं ना, तो हम सब जब बोटनी लेंगे, मौका मिलेगा आगे पढ़ने के लिए, तो हमको किसी कृषि विश्वविद्यालय में भेज दिया जाएगा। वहां हम लोग रहेंगे, वहां बच्चे लोग रहते हैं छात्रावास में, और वहां पर सिखाया जाता है कि जब विदेशी नस्ल के गेहूं और देसी नस्ल के गेहूं का कैसे पादप संकरण कराएंगे, फिर उन्नत नस्ल का कैसे बीज तैयार होगा, क्या मकई का कैसे उन्नत नस्ल होगा। मान लीजिए हम एगो साधारण विद्यार्थी, आ एगो मकई हम ऐसा तैयार कर दिए कि ओकरे में 8 गो बाली हो रहा है, ले भैया हमरा तो नाम हो गया पूरा, ना हो जाएगा। अच्छा, कोई कोई ऐसे नहीं ना किया होगा जी, कोई ऐसे नहीं ना किया होगा कि अचानक खोज कर दिया होगा कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, मोबाइल के बारे में कोई बुझ रहा था पहले? अब मार्टिन कूपर जी आए, एगो इतनी को खोलिया में पूरा सिस्टम में सेट कर दिए, काने में लगा।
पूरा दुनिया उनका दीवाना हो गया, नहीं हो गया? अरे मोबाइल का दीवाना नहीं हो गया? बच्चा से लेकर बुढ़ऊ तकला सब फारा में रखता है मोबाइल, रखता है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई अगर ऐसा होगा तो देखिए इस संस्था है कृषि के विकास के लिए, क्या है ये संस्था है जो उन्नत बीज तैयार करती है। चलिए एक हो गया। अब चलिए दूसरा प्रौद्योगिकी पर चलिए। अच्छा गौर करिएगा, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ कृषि का विकास हुआ था क्या? खेत तो उतना ही था, मौसम तो इसने था, तो फिर फसल काहे नहीं था? प्रौद्योगिकी नहीं थी हमारे यहाँ। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या? ना तो उन्नत नस्ल का कोनो कृषि यंत्र थी और न ही उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां थी। क्या जब हमारा देश आजाद हुआ सबसे पहले बिहार में, जो अभी झारखंड में है, पहले बिहार था अब झारखंड हो गया है, 1952 में एगो यूरिया फैक्ट्री खोल दिया। क्या? क्योंकि बिहार उस समय कृषि प्रधान राज्य था बगल में उत्तर प्रदेश था, तो एगो और लाके एगो बगल में बरौनी में एगो उर्वरक फैक्ट्री खोल दिए, यूरिया फैक्ट्री। आलो जब यूरिया हुआ खेत में हम लोग छिटना शुरू किए, उत्पादन हो गया बढ़, कोई दिक्कत? तो कृषि के विकास के लिए क्या प्रौद्योगिकी हुई? उर्वरक उद्योग, कोई दिक्कत? चलिए पहले खेती वर्षा होता, खेती के लिए हम लोग हल बल लेके पहुंच जाते। हमारे दादाजी के पास था 70 बीघा जमीन, 4 जोड़ी मतलब 2 जोड़ी ना बैल रहा करते थे, 2 गो लेबर रहता था। अब जाता था खेत जोतते जोतते एक दिन में 4 कट्ठा 5 कट्ठा जोतता था, थक जाता बेचारा, बैलो उधर बेचारी थक जाती है अपना उधर बैठ जाती है अपना। हाँ ले 15-20 दिन तक जोताते जोताते आधा खेत का हाले सूख जाता था, फिर फसल नहीं बुआता था। तो एगो आज बोया, एगो 15 दिन बाद बोया, एगो 1 महीना बाद बोया, आगे पीछे हो जाता था। अब हम ले आए कौन? ट्रैक्टर। नहीं, एक उन्नत नस्ल का कृषि यंत्र हुआ और उससे सब काम हो रहा है। खेत की जुताई हो रही है, फसल कटाई हो रही है, गहाई निराई हो रही है, सब कुछ ना हो रहा है जी ट्रैक्टर से? नहीं हो रहा। दौनी होता है कि नहीं होता ट्रैक्टर से? उमें थ्रेसर जोड़ दिए तो दौनी हो गया, अब फार लगा दिए तो ओकरा में अथी धान वाला लगा दिए, धान कुट्टी मशीन, तो धान कुटा गया उधर, नहीं हो गया? सब काम हो रहा है अब उस ट्रैक्टर से। तो कहने का मतलब है कि प्रौद्योगिकी का विकास मतलब कृषि यंत्र हमने लगा लिया। चलिए साथ ही साथ हमारे देश में ना रसायन उद्योग खोले गए। रसायन उद्योग तो उर्वरक उद्योग खोला हमने, खेत में कीटनाशक लग जाता था, कीट सब क्या करता था, फसलें को नष्ट कर देता था। हम लोगों को तब तब बुझना ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, तो हम समझते थे कि भगवान जी का प्रकोप है, सब टिड्डा के खा गया है, राम जी का घोड़ा। अब राम जी को घोड़ा के आवा ना सुडाहे कह देवा, छिड़ देते हैं हम लोग कीटनाशक दवाई, नहीं अब फसल बर्बाद होता है। यानी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। देखिए संस्थागत समझ गए ना? संस्थागत का मतलब हुआ जो कृषि के लिए नए बीज का निर्माण, जिसके लिए हमने कृषि विश्वविद्यालय खोला, क्लियर? और प्रौद्योगिकी में कौन कौन चीज? कृषि उपकरण, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां, ये फैक्ट्री वाला काम हुआ, फैक्ट्री वाला। तब प्रौद्योगिकी। संस्थागत में कौन? कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर नए नए बीज उत्पन्न किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत? जैसे कुछ दिन पहले एक मकई का बीज अपना पूसा फॉर्म तैयार किया था, गंगा 101 उसका नाम रखा था, गंगा 101। उस समय ना खूब मकई का उसका बिक्री हुआ था, जानते हैं? क्योंकि वो एकदम उन्नत नस्ल की मक्का थी, अच्छा उत्पादन देती थी। कोई डाउट? चलिए तो हम क्वेश्चन समझ गए ना, प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना था और संस्थागत के बारे में हो गया। चलिए तो मेरे भाई ये कुल 6 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन थी। उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो सब कुछ आपके दिल और दिमाग में अट गया होगा, अब फिर आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले अध्याय के साथ आएंगे निर्माण उद्योग, ठीक है? तब तक के लिए इंतजार कीजिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।